नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लास 9th का चैप्टर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाल्टन की थ्योरी की, और डाल्टन की थ्योरी में जो ड्रॉबैक थे उसी को इम्प्रूव करते जाएंगे, और आगे ये जो चैप्टर है उसमें वेरियस टर्म्स जो हैं उसको भी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाल्टन की थ्योरी से। लास्ट चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल में डाल्टन ने ये कहा था कि जो भी चीज होती है उसको अगर आप डिवाइड करते जाएंगे, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को डिवाइड करते चले जाएंगे तो डिवाइड करते करते जो स्मॉलेस्ट आपको पार्टिकल दिखाई देगा, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा किसी भी सब्सटेंस का, उसको उन्होंने कहा था एटम। यानी जितनी भी चीजें हैं डाल्टन के अकॉर्डिंग वो एटम से मिलके बनी है। और जब आप किसी चीज को तोड़ते चले जाओगे, डिवाइड करते चले जाओगे, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट तक आप पहुंचोगे उसी को डाल्टन ने नाम दिया था एटम। और डाल्टन ने ये कहा था कि ये जो एटम होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। उसके बाद जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में हम देखेंगे कि जो एटम है वो फर्दर डिविजिबल है। ठीक है। यानी एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो डाल्टन के अकॉर्डिंग था वो इस चैप्टर में हम देखेंगे ऐसा वैलिड नहीं है। ठीक है। एटम जो है असल में फर्दर 3 पार्टिकल्स में इस चैप्टर में हम देखेंगे डिवाइड हो सकता है। यानी एटम का जो स्ट्रक्चर है वो अल्टीमेटली एक नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल है और उसके अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है ना। एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है, उसके अंदर एक नेगेटिव पार्टिकल होता है जिसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन, और एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता, उससे भी छोटे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। अब जब हमें यह पता लगा कि जो एटम है वो फर्दर डिविजिबल है, यानी उसके अंदर भी एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है और एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो अब लोगों ने एटम के इसी अरेंजमेंट को डिफाइन करना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने ये बताना शुरू किया, अलग अलग लोगों ने ये बताना शुरू किया कि ये जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर होता है एटम में, एटम का जो पॉजिटिव पार्टिकल है जिसको प्रोटॉन बोला गया ये कहां होता है एटम के अंदर, और इसी तरह जो न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, इसकी लोकेशन क्या है एटम के अंदर। तो सभी ने इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताना शुरू किया कि ये होते कहां पर हैं एटम के अंदर, असल में ये होते कहां पर हैं उसके बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। और इसी सीक्वेंस में सबसे पहला नाम आता है जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम देने की कोशिश की, मतलब उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये असल में होते कहां पर है। ठीक है। और सबसे पहले थॉमसन ने स्ट्रक्चर के बारे में ये बात बोली कि आप ये मान सकते हो कि जो एटम होता है वो वाटरमेलन की तरह होता है। उन्होंने एटम को वाटरमेलन से कंपेयर किया। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर वाटरमेलन की तरह होता है, और उसमें उन्होंने क्या कहा कि जैसे जो वाटरमेलन है उसके अंदर रेड कलर का जो पार्ट होता है, एडिबल पार्ट जो होता है, उसके अंदर ब्लैक कलर के आप देखते हो सीड्स जो होते हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना। तो इन्हीं दोनों को एटम से कंपेयर किया गया। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जो एटम है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरी जगह पर, हर जगह पर प्रेजेंट होता है, पूरे सरफेस पर प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। जैसे रेड एडिबल पार्ट वाटरमेलन के अंदर हर जगह होता है, वैसे ही थॉमसन ने ये कहा कि जो प्रोटॉन होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एटम के सरफेस पर हर जगह पर होगा। ठीक है। पूरा सरफेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। फिर
उसके बाद थॉमसन ने ये कहा जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके अंदर, जैसे सीड्स जो हैं इसके अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसी तरह ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, रैंडमली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया था क्योंकि न्यूट्रॉन तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, एटम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एक सीक्वेंस में डिस्कवर हुए थे। तो जब तक थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था तब तक हमें यह पता था कि एटम के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन होता है यानी नेगेटिव पार्टिकल, और प्रोटॉन होता है यानी पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक है, प्रोटॉन को हम यहाँ पे P+ कह सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को E- कह सकते हैं। ठीक है, तो थॉमसन ने इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही बताया था हमें कि जैसे वाटरमेलन के अंदर एडिबल पार्ट होता है रेड कलर का और उसके अंदर सीड्स होते हैं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसी तरह से एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो हर जगह पर होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, ये बात बोली थी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थॉमसन ने। ठीक है, पर इनका जो मॉडल था वो किसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड नहीं था। ठीक है, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग, इनको जो लगा उन्होंने अपने हिसाब से एक मॉडल प्रेजेंट किया बिना किसी एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, तो इस मॉडल की बस एक ही बात सही थी कि ओवरऑल थॉमसन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एटम के अंदर बराबर रखा था। ठीक है, यानी जो एटम है वो अल्टीमेटली न्यूट्रल होता है, यानी जितना उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, जितने यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। ठीक है, ये बात तो उनकी सही थी, ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये बात उनकी सही थी, बट ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था कि ये जो मॉडल उन्होंने प्रेजेंट किया था वो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे किया था। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इनके जो ड्रॉबैक थे उसको ओवरकम करने के लिए बाद में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, ये बेसिस है एटम के स्ट्रक्चर का। यानी जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था इसके बाद से हमने जो है प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, उन सब की ठीक ठाक लोकेशन यानी एग्जैक्ट सी लोकेशन हमें पता चल चुकी थी। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के बाद। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली उन्होंने, आप कह सकते हैं शीट, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसमें हम अपना लंच पैक करते हैं। ठीक है, उतनी पतली सी शीट उन्होंने, उससे भी पतली शीट गोल्ड की ली थी। ठीक है, उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था इस एक्सपेरिमेंट में और उन्होंने यूज किया था, यहां पर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल था, रेडियो एक्टिव मटेरियल, और इसी रेडियो एक्टिव मटेरियल से कुछ रेज निकली थी। ठीक है, जिनको हमने बोला था अल्फा पार्टिकल, यहां से कुछ पार्टिकल निकले, इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 2+ आयन होता है बेसिकली। ठीक है, डबली चार्ज हीलियम आयन होता है। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल था, ये जब गोल्ड फॉइल के थ्रू इससे अल्फा पार्टिकल पास हुए तो उन्होंने देखा 3 तरह का बिहेवियर देखा। उन्होंने देखा मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के इस गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो गए। ठीक है, ऐसा था कि मतलब अल्फा पार्टिकल आ रहा है और ये जो सामने गोल्ड फॉइल है इसके आर पार चला गया, यानी अल्फा पार्टिकल को ऐसा हम कह सकते हैं कि सामने कुछ भी नहीं रखा था, उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उसके सामने कुछ भी नहीं था और वो एज इट इज पास हो गया। जैसे ये पेन जो है ये यहां से यहां तक तो जा सकता है, बट इसके सामने मेरा हाथ है तो इसके आर पार नहीं हो सकता, इसके पीछे नहीं जा सकता अपने आप। पर अगर कोई अल्फा पार्टिकल आया और ये अगर मैंने गोल्ड फॉइल रखी है, एक अल्फा पार्टिकल आया वो इस फॉइल के आर पार हो गया। ठीक है, ऐसा उनको ऑब्जर्व हुआ। पहला ऑब्जर्वेशन तो यही था उनका। उसके बाद
कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल उन्होंने देखे जो थोड़ा सा डेविएट हो गए अपने पाथ से, ठीक है, इस तरह से डेविएट हो गए अपने ही पाथ से। तो सेकंड बिहेवियर उन्होंने ये देखा। और एक ऐसा भी बिहेवियर उन्होंने देखा अल्फा पार्टिकल्स का जिसमें अल्फा पार्टिकल जिस लाइन के अलोंग आ रहा है, ठीक है, वो गोल्ड फॉइल के थ्रू आर पार हो ही नहीं पाया, वो उसी से वापस चला गया। ये थर्ड टाइप का बिहेवियर उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में देखा था, ठीक है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो यहां पर गोल्ड का जो फॉइल था उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड के एटम थे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एक एटम गोल्ड का, यहां पर गोल्ड एटम है। अब इसके थ्रू जब अल्फा पार्टिकल पास हुए तो मैक्सिमम तो ऐसे थे जो बिना किसी डेविएशन के सीधा चले गए, आर पार चले गए गोल्ड फॉइल से। ये फर्स्ट बिहेवियर था। फिर कुछ ऐसे थे जो थोड़ा डेविएट हुए, यानी नीचे चले गए, ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से डेविएट हो गए। तो ये सेकंड बिहेवियर था। और लास्ट में कुछ ऐसे थे, बहुत ही कम थे, इनका नंबर बहुत ही कम था। थर्ड, ये ऐसे थे कि ये जिस लाइन के अलोंग आए थे उसी से वापस चले गए, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने जब देखा अपने एक्सपेरिमेंट में कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे जब पड़ते हैं, उसको जब हम फेंकते हैं अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे, तो मैक्सिमम तो आर पार चले जाते हैं और सीधी लाइन में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो आर पार चले जाएंगे बट थोड़ा सा डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत ही कम ऐसे होंगे जो गोल्ड फॉइल के आर पार नहीं जा पाएंगे, ठीक है, उस तक पहुंचेंगे और वापस उसी लाइन में, जिस डायरेक्शन में वो आए थे उसी डायरेक्शन में वापस चले जाएंगे। ये थर्ड तरह का बिहेवियर है। अब इसी को एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ये कहा, कंक्लूजन, ये सारे तो ऑब्जर्वेशन थे हमारे इस एक्सपेरिमेंट में। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विद डेविएशन, बट इनका नंबर उनसे कम था। और सबसे आखिरी में अल्फा पार्टिकल्स, आप ऐसा कह सकते हैं 1 in 20,000, अगर 20,000 अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल की तरफ आ रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा होगा डेविएट बाय 180 डिग्री एंगल, ठीक है। यानी अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है वो, तो 180 डिग्री से बाउंस बैक हो जाएगा, वापस चला जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा था कि मैक्सिमम तो स्ट्रेट पास हो गए, थोड़े से डेविएट हो गए, और बहुत ही कम ऐसे थे जो जिस लाइन में जा रहे थे उससे बाउंस बैक हो गए उसी डायरेक्शन में। तो उससे उन्होंने कंक्लूड क्या किया, कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने ये कहा कि जो एटम है उसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो उसके सेंटर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पड़ा हुआ है, वो एटम के सेंटर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे चले गए थे, यानी उनके सामने, क्योंकि खुद अल्फा पार्टिकल पे प्लस चार्ज था, और ये डेविएट तभी होंगे जब ये किसी दूसरे पॉजिटिव पार्टिकल के आसपास होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करता है, ठीक है, सेम चार्ज जो है वो रिपेल करता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये स्ट्रेट पास क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनके आसपास कोई पॉजिटिव पार्टिकल नहीं था, ठीक है। एटम के अंदर हमें पता है ना, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो पॉजिटिव पार्टिकल ही इनको डेविएट कर सकता है। अब रदरफोर्ड ने ये कहा कि जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल हैं वो सारे के सारे कहां पड़े हुए हैं, वो एटम के सेंटर पे पड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव सेंटर से बहुत दूर थे वो सीधा चले गए, ठीक है। और
ये पहला ऑब्जर्वेशन था उनका। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ पार्टिकल डेविएट कर गए। तो वो इसीलिए डेविएट किए होंगे क्योंकि वो ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर से बहुत पास थे, ठीक है, बहुत पास थे, तभी वो थोड़ा सा डेविएट कर गए। और लास्ट में अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस की ही लाइन में आ गए, यानी जिस डायरेक्शन में ये सेंटर था, जो अल्फा पार्टिकल इस सेंटर के एकदम सामने आ गए थे, वो 180 से यहाँ पे बाउंस बैक कर गए। तो इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, कि एटम जो है वो खाली है। एटम खाली क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल जो है वो बिना किसी डेविएशन के पास हो गए थे। ऐसा था कि उनके सामने कुछ है ही नहीं। जैसे ये पेन आया, अगर इसके सामने मेरा हाथ है तब तो ये इसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा, बट अगर सामने कुछ नहीं है और मैंने इस तरह से थ्रो किया पेन को, तो ये काफी दूर तक जाएगा, ठीक है। वो तभी है जब यहाँ पे कुछ है नहीं, और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब एम्प्टी बोल दिया उन्होंने, कि जो एम्प्टी होता है एटम, इसी वजह से मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जाते हैं। फिर दूसरे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने क्या कंक्लूड किया, द सेंटर इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव चार्ज, यानी सारा पॉजिटिव चार्ज बस एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। द सेंटर इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास, सारा का सारा मास भी वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। इज वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो जो एटम का सेंटर है, जिसपे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास एटम का उस सेंटर पे पड़ा है, वो साइज में बहुत छोटा भी है, ठीक है। ये थर्ड कंक्लूजन था उनका। और एक चीज और है जो उन्होंने इसके लिए एक टर्म दिया था, ये जो एटम का सेंटर होता है, ठीक है, एटम के सेंटर को उन्होंने ही न्यूक्लियस का टर्म दिया था। एटम का जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है, ये सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। ये बात आपसे वो पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है कि ये जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ये टर्म ये किसने दिया था? ये रदरफोर्ड ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो कहाँ होंगे? न्यूक्लियस में होंगे। और ये जो न्यूक्लियस है ये साइज में बहुत छोटा भी होता है। अब ये बात उन्होंने क्यों बोली थी कि ये साइज में बहुत छोटा होता है? वो इसलिए क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल होगा 20,000 अल्फा पार्टिकल में से जो जिस लाइन के अलोंग आ रहा था उससे बाउंस बैक होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि 20,000 में से सिर्फ एक ही पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री से बाउंस बैक हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा है, ठीक है। अगर ये साइज में बड़ा होता, अगर मान लो आपका जो पॉजिटिव सेंटर है वो इतना बड़ा होता, तो जितने अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ आते ये इस तरह से, तो वो अल्फा पार्टिकल जो सीधे न्यूक्लियस के सामने आ जाते उनका नंबर बढ़ता ना। ये जितना बड़ा होता हमारा न्यूक्लियस, अगर सिर्फ इतना सही है, तो अगर हमने 10 अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ भेजे तो बहुत कम ऐसे होंगे जो इसकी लाइन में आएंगे। और अगर इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो अगर हम 10 फेंकेंगे तो हो सकता है 10 के 10 वो न्यूक्लियस के सामने आ जाए और वो सारे के सारे 180 डिग्री से बाउंस बैक कर जाए। तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे इस एक्सपेरिमेंट में ये था कि एटम जो है उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, वो कहाँ होता है? वो न्यूक्लियस में होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड ने कहा था, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का चक्कर काटते हैं, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने
एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ अंदाजा लगाया था अपने इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे। ठीक है, उन्होंने फाइनली जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कहा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय रदरफोर्ड, तो उन्होंने ये कहा था कि एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस in which all the positive charge and almost all the mass, almost all the mass is present इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी कि एटम का जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो सब इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, और दूसरा उन्होंने ये बात बोला कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, nucleus with very high speed, in circular orbits, यानी जो इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कहा था वो ये कि ये जो न्यूक्लियस है इसके चक्कर काटता है इलेक्ट्रॉन, और वो भी सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ठीक है, अब ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात कही थी उन्होंने, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे सन जो है उसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं उसका चक्कर काटते हैं, उसी तरह से उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसी न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे, और वेरी हाई स्पीड होगी इनकी, घूमते हुए बहुत तेज स्पीड से घूमते हैं। और ये होता है ओवरऑल एटम का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। ठीक है, इसके बाद इनके जो मॉडल के ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड के, वो क्या थे? तो एक जेम्स मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जो रदरफोर्ड ने बताया है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसमें प्रोटॉन्स होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका चक्कर काटते हैं। तो अब उन्होंने ये बात बोली कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक पार्टिकल है, और पार्टिकल अगर इसके अराउंड घूम रहा है तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी भी लूज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा तो धीरे धीरे इसका जो ऑर्बिट है वो छोटा होता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे ही कंबाइन होंगे तो जो रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट मिले थे वो सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे। तो जेम्स मैक्सवेल ने यही सवाल पूछा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये एक पार्टिकल है और इसके पास अपनी एक एनर्जी है यानी काइनेटिक एनर्जी है, और जब तक ये घूमेगा इसके अराउंड तो धीरे धीरे एनर्जी भी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो इसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ये न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन हो गए तो फिर तो जो रदरफोर्ड के रिजल्ट हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे, और इसी चीज को जो रदरफोर्ड थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जेम्स मैक्सवेल ने जो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन का आंसर जो था वो बोहर ने दिया था, नील्स बोहर ने। इन्होंने भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था, और इसमें उन्होंने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कहा था, इसी बात को एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो उन्होंने हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन में न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके ऊपर हमेशा एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, और क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा है। एक फोर्स अंदर लगती है और इसकी वेलोसिटी की वजह से एक फोर्स बाहर की तरफ लगती है, और जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस रहती हैं, यानी अंदर वाला फोर्स इनवर्ड और आउटवर्ड वाला फोर्स, ठीक है, जब ये दोनों बैलेंस रहती हैं तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जा सकता।
वो अपने उसी सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा जिसमें वो इनिशियली प्रेजेंट है। जब तक ये फोर्सेस बैलेंस रहेंगी तब तक इलेक्ट्रॉन अपने इसी ऑर्बिट में घूमेगा। और जैसे ही इन दोनों में से कोई एक फोर्स ज्यादा हो जाएगी, अगर बाहर वाली फोर्स ज्यादा हो गई तो अब इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी वो बाहर जाने लगेगा। और अगर अंदर वाला फोर्स बड़ा हो गया तो उसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा। ये रदरफोर्ड ने कहा था कि घूम तो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में और एनर्जी अपनी लूज क्यों नहीं कर रहा, उसको बोहर ने एक्सप्लेन कर दिया था कि इसके ऊपर एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड फोर्स लगता है और जब तक ये फोर्सेस बैलेंस रहती हैं तब तक इलेक्ट्रॉन अपने गिवन ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। अब बोहर ने इसी के रिगार्डिंग कुछ पोस्टुलेट दिए थे। पोस्टुलेट क्या दिए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? ऑलमोस्ट उनका जो स्ट्रक्चर था वो रदरफोर्ड जैसा ही था, ठीक है। यानी बोहर ने भी यही कंसीडर किया था कि जो सेंटर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे और इसके अराउंड कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, ठीक है, जिनको इन सर्कुलर पाथ्स को, ये सारे के सारे जो सर्कुलर पाथ हैं, इसको बोहर ने कुछ नए टर्म्स दिए थे बस। या तो उन्होंने इसको कहा था आप ऑर्बिट बोल सकते हो या तो आप इसको शेल बोल सकते हो। ये काफी फेमस वर्ड हम यूज करते हैं, बार बार इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। शेल कहा था और स्टेशनरी स्टेट भी कहा था इन्होंने, स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। तो बोहर ने भी वही बात बोली थी कि सर्कल में ही घूमेगा, बस उस सर्कुलर पाथ को उन्होंने नाम दे दिया था ऑर्बिट, शेल या फिर स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। अब ये जो शेल थे, सबसे पहले शेल को उन्होंने कहा था के और उससे नेक्स्ट वाले को कहा था एल और उससे नेक्स्ट वाले को कहा था उन्होंने एम, यानी उन्होंने 3 शेल्स ही कंसीडर किए थे, ठीक है। सेंटर के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड 3 शेल थे, उसको उन्होंने नाम दे दिया था कि फर्स्ट वाला होता है के शेल, ये n=1 भी कह सकते हैं। सेकंड वाला होता है n=2 वाला एल शेल और n=3 वाला होता है एम शेल। ये नाम दिए थे, ठीक है। और फिर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो इन्हीं शेल्स के बारे में जो बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन, यानी ये n=1 है, ये n=2 है, ये n=3 है और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल, एक शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था और वो था 2n²। 2n², बस आपको यहाँ पे क्या करना है, n वैल्यू रखनी है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देंगे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अगर सेकंड शेल में आपको पता करना है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। और थर्ड में अगर आपको निकालना है, थर्ड में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18, ठीक है। आपको क्लास 9th में सिर्फ यहीं तक याद रखना है कि आपका जो फर्स्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, सेकंड वाले में 8 आ सकते हैं और थर्ड वाले में 80। वैसे तो 4, 5, 6 आप किसी को भी निकाल सकते हो, बट आपको यहाँ पर सिर्फ के, इस क्लास में तो के, एल और एम शेल तक ही काम आएगा, ठीक है। इस चीज में हमने बात करी, यहाँ पर हमने बात करी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।